अच्छा, ये नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। तो इसमें पहला आपका पैरामीटर क्या है? ड्रग बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो ये वीडियो आप उधर से देख सकते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है। उसके बाद फिर आ जाता है कि जी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी तो उसमें हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का भी थोड़ा बहुत जिक्र किया था। अच्छा, अब बात ये आती है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या है? बेसिकली ये जो आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है। हाइपोथेटिकल वॉल्यूम का क्या मतलब है कि इट इज नॉट अ फिजियोलॉजिकली ट्रू वॉल्यूम। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो ड्रग है वो आपके टिश्यूज में कितनी प्रेजेंट है, उस चीज को डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि अगर कोई ड्रग है वो डिफरेंट टिश्यूज में जाएगी और उधर से उसका सैंपल लेना हर टिश्यू से, ये पॉसिबल, ह्यूमन ये चीज पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन होती है ड्रग की, उसकी बेस पे हम ये चीज जो है वो मतलब हमारे पास आइडिया रहता है कि ड्रग जो है वो कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी, बजाय इसके कि हम हर टिश्यू से जो सैंपल है वो कलेक्ट करें, जो कि हमारी चीज पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन की बेस पे हम जो ड्रग की का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका आइडिया ले लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बेसिकली ये क्या करता है, रिलेट करता है अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है प्लाज्मा की बेस पे जो है हमें पता चल जाता है कि ड्रग जो है वो किस हद तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है बॉडी के अंदर है। अब हम ये कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एडमिनिस्ट्रेड अमाउंट ऑफ द ड्रग डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा। ठीक है, ये आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है हमेशा उसका यूनिट क्या होता है, लीटर होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपने एक ड्रग दी, उसकी डोज आपने कितनी दी, 500 mg। ठीक है, और हमने क्या किया कि ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद हमने जो उसका सैंपल लिया। ये सैंपल किसका लेंगे, हम प्लाज्मा का सैंपल लेंगे। जब हमने प्लाज्मा का सैंपल लिया तो हमारे पास हमें ये पता चला कि 10 mg/L जो ड्रग है वो हमारे पास आई। ठीक है, तो हमने ये सारी वैल्यूज पुट की फार्मूला में। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, टोटल एडमिनिस्ट्रेड अमाउंट ऑफ द ड्रग, वो क्या थी हमारे पास, 500 mg। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा वो हमारे पास क्या है, 10 mg। तो इसको अगर हम डिवाइड करें इसको, तो ये इससे हो गया, कटिंग इसकी होगी, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 50 mg की जो है, mg से क्रॉस, पीछे हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ लीटर। तो 50 लीटर हमारे पास हमें पता चल गया कि 500 mg जो हमारे पास ड्रग थी वो कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है जी 50 लीटर। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि जो ड्रग है वो किस हद तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला पैरामीटर, प्लाज्मा हाफ लाइफ। अब ये कि हाफ लाइफ क्या है, तो ये हाफ लाइफ जो है बेसिकली इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग टू डिक्रीज बाय 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यानी कि कितने टाइम पीरियड में आपकी जो ड्रग की कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो ओरिजिनल वैल्यू से हाफ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आपने 100 mg ड्रग ली तो कितने टाइम के बाद जो 100 mg ड्रग है वो 50 mg में गई, कितने टाइम पीरियड में, तो वो जो टाइम पीरियड होगा वो उसका क्या होगा, उसकी हाफ लाइफ होगी। ठीक है। अच्छा, हर ड्रग की हाफ लाइफ अपनी होती है, जैसे इधर मेंशन है कि लिग्लोकेन है हमारे पास ड्रग, उसकी हाफ लाइफ क्या है, 1 आवर है। इसी तरह जो एस्प्रिन है उसकी हाफ लाइफ क्या है, 4 आवर्स है। ठीक है, तो ये एक हम डायग्राम देख लेते हैं, इसमें ये ग्राफ बना हुआ है। तो बेसिकली ये देखें, एक्स एक्सिस पे उसने क्या लिया हुआ, टाइम को लिया, और वाई एक्सिस पे किसको लिया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को। अच्छा, अब हमने बात की कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ में क्या है आपका टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो अब ये देखें ग्राफ में वो क्या बता रहा है कि जो 50 mg आपके पास कंसंट्रेशन आई है वो किस टाइम पे आई है। ठीक है, इधर से हमारे पास 50 mg कंसंट्रेशन आ गई, इधर से हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड। तो इनके दरमियान जो ये वाली जो वैल्यू है, यानी कि इधर से लेके इधर तक कितना टाइम लगा आने में, ये जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ।
ठीक है। तो कितने टाइम में ओरिजिनल से आपकी जो कंसंट्रेशन है वो हाफ होके आपके पास आ जाती है, वो उसका हाफ लाइफ कहलाती है। क्लियर। अब आगे रहता है कि जो हमारे पास हाफ लाइफ है उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो हमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का पता चलता है। अगर आप पर देखें तो हमने बात की कि जो लिग्नोकेन है उसका क्या है, 1 आवर जो है उसकी हाफ लाइफ है। एस्पिरिन की हाफ लाइफ ज्यादा है। जिस ड्रग की जितनी ज्यादा हाफ लाइफ होती है इसका मतलब उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी उतना ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगर कोई ड्रग है उसकी हाफ लाइफ ज्यादा है, जैसे इधर एस्पिरिन की हाफ लाइफ क्या है, 4 आवर्स। ठीक है। और लिग्नोकेन की हाफ लाइफ क्या है हमारे पास, 1 आवर। इसका मतलब लिग्नोकेन की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एस्पिरिन। ठीक है। क्योंकि देखिए वो 4 घंटे के बाद जो आपके पास जो है वो हाफ लाइफ आ रही है, इट मीन्स कि वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए बॉडी में स्टे कर रही है। तो आप अगली डोज जो है वो उसको इतनी जल्दी नहीं दे सकते, क्योंकि 4 घंटे के बाद आपके पास आधी कंसंट्रेशन आ रही है। मीन्स हमें हाफ लाइफ से जो दो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनका आइडिया होता है। कौन कौन सा पैरामीटर है, एक तो ये कि हमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का पता चलता है। सेकंड क्या है कि हमें जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसका आइडिया होता है। तो ये जो दोनों पैरामीटर हैं ये क्या है, आप क्लिनिकली इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर। अगर कोई ड्रग है उसकी अगर हाफ लाइफ ज्यादा तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है। ये इनका इनके फ्रिक्वेंसी का, ड्रग की फ्रिक्वेंसी का और हाफ लाइफ का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अच्छा, लास्ट पैरामीटर हमारे पास क्या रहता है, क्लियरेंस का। ये है कि क्लियरेंस क्या होती है। तो क्लियरेंस बेसिकली क्या है, वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग इज रिमूव्ड इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड ड्रग क्लियरेंस। तो ड्रग क्लियरेंस को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि रेट ऑफ एलिमिनेशन को डिवाइड कर दें आप प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ। तो इसमें भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरह क्या हमारे पास है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग है। तो उसमें से जितनी ड्रग जो है वो एलिमिनेट होती जाएगी तो उससे हमारे पास क्लियरेंस आ जाएगी। अच्छा, क्लियरेंस को आप एमएल पर मिनट भी इसका यूनिट होता है, या फिर आप लीटर पर आवर भी कह सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अब इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है कि अगर आपने इंट्रावेनसली ड्रग को दी है और उसकी जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा वो आपकी क्या है, 10 mg पर लीटर। तो उसका रेट क्या है कि 50 mg पर आर के अकॉर्डिंग जो है वो उसका रेट ऑफ एलिमिनेशन है। क्वेश्चन है कि उसकी क्लियरेंस क्या होगी। तो इस न्यूमेरिकल को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो कितनी आ रही है आपके पास, 10 mg। ठीक है। तो ड्रग का एलिमिनेशन रेट क्या है, 50 mg पर आवर। क्लियरेंस क्या होगी, तो अगर हम इसको फॉर्मूला में पुट करें कि रेट ऑफ एलिमिनेशन आपके पास क्या है, 50 mg पर आवर। ठीक है। 1 घंटे में 50 mg ड्रग जो है वो रिलीज हो रही है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो आपकी प्लाज्मा में कंसंट्रेशन है वो कितनी है आपके पास, वो है आपके पास 10 mg पर लीटर। तो ये देखें जरा, जीरो जीरो के साथ कट गया आपके पास, बाकी क्या रह गया, 5 लीटर। क्यों, इधर से आपके पास एमजी की भी कटिंग होगी दोनों तरफ, तो आपके पास सिर्फ लीटर पर आर आ गया। ठीक है। तो हमने पहले बात की थी कि आप एमएल पर मिनट के अकॉर्डिंग या फिर लीटर पर आर के अकॉर्डिंग आप ड्रग की जो क्लियरेंस है उसको डिटरमिन कर सकते हैं। इसका मतलब हमें पता चल गया कि अगर आपने जो आपके पास जो क्लियरेंस है वो कितनी आ गई, फिर 5 लीटर पर आर आ रही है। तो इससे हमें जो है फार्मूला में पुट करके हमें क्लियरेंस की जो वैल्यू है वो मिल जाती है। तो हमने क्लियरेंस को डिफाइन कैसे किया था कि इट इज अ वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग इज रिमूव्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में आपका आर भी हो सकता है, आपका मिनट भी हो सकते हैं। क्लियर।